जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं अपनी वीडियो 3D बायोप्रिंट डिजीज्ड ऑर्गन, रोगग्रस्त अंग 3D प्रिंट करें। क्या हम अपने अंगों को 3D प्रिंट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं? इसका प्रोसेस क्या है? और 3D बायोप्रिंटिंग से कौन कौन से अंग प्रिंट हो सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है? इस वीडियो में हम उसको सरल हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना आसानी से इजीली समझा सकूं उसको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी जगह रिपोर्ट आई थी कि 20 साल की एक लड़की यूएसए में, जिसका पैदाइशी कान इस तरह से था, उसका एक कान 3D प्रिंट करके इस तरह से इम्प्लांट किया गया। दोस्तों, ये प्रोसेस 3D बायोप्रिंट से होता है। हम उसकी डिटेलिंग अभी समझेंगे कि 3D बायोप्रिंट क्या होता है, कैसे होता है, वो प्रोसेस क्या होता है और उसमें क्या लगता है। अब जब ये इसको इम्प्लांट कर दिया, इसके बाद में अभी ये अपनी एक प्रॉपर फॉर्म भी लेगा। इसका मतलब अभी ये जो इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ, वक्त के साथ साथ ये और बदलेगा। तो 3D प्रोसेस यहाँ हो गया। और चौथा डायमेंशन टाइम के साथ जो डेवलपमेंट, तो बेसिकली जो ह्यूमन ऑर्गन्स का 3D प्रिंट हो रहा है वो 4D प्रोसेस है। इट इज़ नॉट ए 3 डायमेंशनल प्रोसेस, इट इज़ 4 डायमेंशनल प्रोसेस। दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 3D बायोप्रिंटिंग है वो एक प्रोसेस है लिविंग टिश्यूज और ऑर्गन्स को, कुछ चीज़ों को मिक्स करके डेवलप करने का। उसके अंदर 3D जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है, बायो इंक्स यूज़ होती हैं, हाइड्रोजेल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एल्जिनेट वगैरह हो गया। उसके अलावा हम जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो भी यूज़ कर लेते हैं। जिस ऑर्गन को बनाना है उस ऑर्गन का CT स्कैन और MRI चाहिए होता है, उसको फिर कैड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कंप्यूटर पे जो डिज़ाइन 3D डिज़ाइन बनता है, 3D कैड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो जो 3D कैड है उसको G कोड में कन्वर्ट करते हैं। जो G कोड होता है दोस्तों, ज्योमेट्रिक कोड बोलते हैं, वो 3D प्रिंटर्स की लैंग्वेज है। उससे 3D प्रिंटर को समझ में आता है कि मैंने अब इस ऑर्गन को कैसे डेवलप करना है। हम थोड़ा सा ये जो डायग्राम बनाए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये 3D बायो प्रिंटिंग है। इसके अंदर जो इनपुट लगता है वो लगता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बायो इंक, और जो हमारा डिज़ाइन है वो। इन तीनों को यूज़ करके हम एक ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, या रिसर्च के लिए कुछ टिश्यूज़ डेवलप कर सकते हैं, या फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है जो आर्टिफिशियल मीट बन रहा है उसके लिए। दोस्तों, जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो MRI या CT स्कैन लगता है। 3D कैड मतलब होता है 3 डायमेंशनल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद में G कोड लगता है। G कोड की जो लैंग्वेज है वो 3D बायो प्रिंटर को समझ में आती है। और एक बायो इंक लगता है। तो इसमें बाकी चीज़ें तो थोड़ी सी आसान है समझनी। हम बायो इंक को समझते हैं कि बायो इंक क्या है। दोस्तों, जो बायो इंक है वो कम्बिनेशन है बायोपॉलीमर जेल्स का और लिविंग सेल्स का। मतलब जो जिसका भी हमने ऑर्गन डेवलप करना है, जिस ऑर्गन का डेवलप करना होता है, उसमें से स्टेम सेल्स या उसके लिविंग सेल्स लिए जाते हैं और उनको ग्रो किया जाता है, और उसके बाद में उनको कुछ पॉलीमर जेल से मिक्स करके एक बायो इंक बन जाती है। अब ये जो बायोपॉलीमर जेल्स होते हैं ये होते हैं जैसे हाइड्रोजेल हो गया, एल्जीनेट हो गया, या डीसेलुलराइज्ड ECM का मतलब होता है जिसमें से सेल काट दिया जाए, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो होता है वो भी उसमें काम करता है। एंड इट सपोर्ट्स द एडेशन का मतलब होता है सेल्स का अपने एरिया में पोजीशन में रहना। जैसे हम फिंगर बना रहे हैं तो फिंगर में जो सेल्स हैं उनकी अपनी पोजीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपनी पोजीशन से हिल जाएगा तो वो क्या होगा, फिंगर की शेप डिफॉर्म्ड हो जाएगी। उसको बोलते हैं एडेशन का मतलब सेल का बायोपॉलीमर के साथ में चिपके रहना है। जो जो पॉलीमर्स हैं जैसे एल्जीनेट है वो होते सॉफ्ट हैं, पर वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, और उस शेप के कारण सेल्स की पोजीशन मेंटेन रहती है दोस्तों। फिर वो प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। जो जेल्स हैं प्रोलिफरेशन में कैसे हेल्प करते हैं कि वो इन्वायरमेंट देते हैं सेल्स को जिससे सेल ग्रो और मल्टीप्लाई कर सकें। सेल ग्रो करता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देता है। तो जब एक सेल से कई सेल बन जाते हैं उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं।
और उसके बाद में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो प्रोलिफरेट करके जब बहुत सारे सेल्स बन गए, अब उन्होंने मैच्योर होना है। मान लो कोई मसल का सेल है, उसने मसल बनना है, कोई किसी ग्लैंड का सेल है, उसने ग्लैंड सेल बनना है, कोई आर्टरी या वेन का जो सेल है, उसने आर्टरी और वेन के कंपोनेंट में कन्वर्ट होना है, या स्किन का कोई अपर लेयर है तो उसने अपर लेयर में, और वटेवर। मतलब एक जो नॉर्मल सेल जो प्रोलिफरेट हो रहे थे, उन्होंने अपने फंक्शनल फॉर्म में अगर आना है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इन चीज़ों के अंदर ये हाइड्रोजेल्स हेल्प करते हैं। दोस्तों जो मेमेलियन सेल्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स, तो मेमेलियन सेल्स को यूज किया जाता है इसमें। द सेल्स आर लिविंग एंड इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, तभी उनको कार्ट्रिज में भर करके यूज किया जा सकता है। अब क्रिएटिंग ऑफ बायोइंक, बायोइंक कैसे बनाते हैं दोस्तों? या तो ये बायोप्सी से ले लेते हैं या स्टेम सेल्स से ले लेते हैं। अब इनकी काबिलियत ये होती है स्टेम सेल्स की, स्टेम सेल्स बेसिकली हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखते हैं। उसके अंदर जो भी मटेरियल, जो भी सेल्स में कन्वर्ट होना है, वो उन सब सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर दूसरे होते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं दोस्तों, वो शरीर के या ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो सकता है, पर वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम नहीं होता। उसके अलावा होते हैं मल्टीपोटेंट सेल। दोस्तों मल्टीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टिश्यू में अगर 3 या 4 तरह के सेल्स लगने हैं तो उन 3-4 तरह के सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकता है। मतलब इनकी डिग्री है, टोटीपोटेंट हाईएस्ट डिग्री का होता है, प्लूरिपोटेंट उससे कम डिग्री का होता है, और मल्टीपोटेंट सबसे कम डिग्री का स्टेम सेल्स होते हैं। दोस्तों इनको स्टैंडर्ड कल्चर टेक्निक्स के द्वारा ग्रो किया जाता है इस तरह से। उसके बाद में जब ये सेल्स बहुत सारे हो जाते हैं तो इनको, ये जो हाइड्रोजेल्स मैंने बात की थी, इनके साथ मिक्स किया जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं। और जो कार्ट्रिज होती है इस तरह से ना, आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, इस कार्ट्रिज के अंदर इनको फीड कर दिया जाता है। और ये कार्ट्रिज जो है, जो जी कोड था अपना प्रिंटिंग मशीन का, 3D प्रिंटिंग मशीन का, उसके हिसाब से ये इनको प्रिंट कर देता है। दोस्तों अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ 3D बायो प्रिंटिंग। जिस ऑर्गन का हमने 3D प्रिंट करना है, हम उस ऑर्गन का सबसे पहले 3D इमेजिंग करते हैं। 3D इमेजिंग का मतलब होता है हर तरफ से 3D लेवल का उसका हमने या तो ऑप्टिकल इमेजिंग करनी है, या MRI लेनी है, या CT स्कैन लेना है। और इसके डायग्राम को, जो 3D इमेज होगी, उसको हम 3D CAD मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। 3D जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है उसमें इसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसको जी कोड में कन्वर्ट किया था, जनरेशन ऑफ जी कोड। जो कैड मॉडल है 3D, उसमें से जी कोड, ज्योमेट्रिक कोड में बना कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो ज्योमेट्रिक कोड है, जी कोड है, ये बायो प्रिंटर को समझ में आता है। जी कोड ही 3D प्रिंटर्स को समझ आता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक चाहिए इसमें। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बायो प्रिंटर है, इसके अंदर ये कार्ट्रिजेस लगी हुई हैं। दिस इज 1 कार्ट्रिज, दिस इज सेकंड कार्ट्रिज, एंड देयर कैन बी मेनी मोर कार्ट्रिजेस। अब इस कार्ट्रिज के अंदर बायो इंक, जिसके अंदर लाइव सेल्स भी होते हैं, वो डाले जाते हैं। एंड देयर कैन बी सो मैनी कार्ट्रिजेस, उन इतने सारे कार्ट्रिजेस के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स भी हो सकते हैं, और उनके अंदर हाइड्रोजेल्स होते हैं। अब ये जो जी कोड है, ये डिसाइड करता है ये जो सरफेस है, इसके ऊपर जो लेयरिंग करनी है बायो इंक की, ये किस तरह से करनी है। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे जो ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर ये वाई एक्सिस हो गए, और इस तरह से एक्स एक्सिस होते हैं। अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सब में हमने नंबर दिया था। एक हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट ले लेते हैं जिसको 0 बोलते हैं, उसके बाद में नीचे में माइनस में चले जाता है, ऊपर प्लस में जाता है वाई का, इधर भी एक्स एक्सिस में यहाँ पे प्लस में चला गया। और हम किसी भी एक पॉइंट को कहीं पर भी अगर हमने डिनोट करना हो तो उसकी एक वैल्यू निकल जाती है कि एक्स इतना, वाई इतना, तो ये वैल्यू होगी। दोस्तों ये जी कोड इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस हो गई ये वाली, दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरह से एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। लेकिन इसके अलावा 3D मॉडल के लिए एक एक्सिस और चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ये यहाँ पर जेड एक्सिस है दोस्तों। जेड एक्सिस होता है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो मतलब कि जो भी, जैसे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो इस तरह से जाएगी लाइन, इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं, तब वो 3D डायग्राम बनता है। अब ये चीज़ें मिलकर के इस कार्ट्रिज को इस तरह से मूव करता है 3D प्रिंटर, और अल्टीमेटली होता क्या है कि कार्ट्रिज में से बायो इंक निकलती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, और वो इस तरह से प्रिंट करती चली जाती है। अगर यहाँ पे खाली जगह रखनी है, खाली रहेगी, यहाँ पे जितना डेप्थ बनानी है उतनी डेप्थ बनती चली जाएगी, और धीरे 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 ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा पहले,
मतलब अगर हम कटिंग से देखें, उसको काट करके देखें बीच में से, तो इस तरह से दिखेगा बीच में से होलो। अगर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये स्कैफोल्डिंग मतलब होता है, स्कैफोल्ड मतलब होता है कि इसके अंदर जो हम जेल डालते हैं, जेल होता तो सॉफ्ट है पर वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, वो अपने स्ट्रक्चर से आउट नहीं होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर में जो बायो इंक की जेल है उसने स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन जो सेल्स हैं वो एडहेयर होते हैं अलग अलग जगह पे, बहुत सारे नहीं होते पर अलग अलग जगह पे वो सेल्स मौजूद होते हैं। और उनका काम होता है कि अब ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये जो हाइड्रोजेल्स होते हैं नॉर्मली थोड़ी देर बाद ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ऑटो डिजॉल्व हो जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर सिर्फ सेल्स का बना जाता है। सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस ग्राफिकली बनाया हुआ है कि प्री प्रोसेस क्या होता है कि जो बायो इमेजिंग है उसका लिया सीटी स्कैन या एमआरआई ज़्यादा बढ़िया इमेज देता है सीटी स्कैन से। उसके बाद में उसका मॉडल कैड बनाते हैं, फिर आपको पता है मैंने बताया था जी कोड बनाते हैं, उस जी कोड को हम प्रोसेसिंग में डाल देते हैं, मतलब बायो प्रिंटिंग करते हैं। बायो प्रिंटिंग होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू बेसिकली फैब्रिकेशन होती है। फैब्रिकेशन मतलब हम मटेरियल ऊपर ऊपर डालते हैं और ऊपर वो बन करके लेयर बना करके स्ट्रक्चर पूरा बना देता है। जब 3D स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों, अब हमें पता है उसके अंदर हमने सेल्स डाले हैं और वो सेल्स ने अभी अपना फॉर्म लेना है, मैच्योर होना है, तो उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो होती है टिश्यू के मैच्योरेशन तक इन्हें बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद में वो अपना एक फॉर्म ले लेते हैं, मैच्योर्ड फॉर्म हम जिसको बोलते हैं, जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, मान लो हमने ये हार्ट बनाया, इस तरह से हार्ट में ये जो ब्लू कलर है ये जेल है हाइड्रोजेल, और इसके बीच में जो गोल गोल येलो येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर सेल्स, जो लिविंग सेल्स हैं। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, जब हम इसको बायोरिएक्टर में डालते हैं तो ये जो सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, और अपने रूप में कई तरह से सेल्स बनते चले जाते हैं। जब ये काफ़ी हो जाते हैं उसके बाद में इनका प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन का, मतलब इन सेल्स ने जो बनना है ये वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हार्ट का स्ट्रक्चर है तो इन्होंने कार्डियक मसल बननी है, तो ये कार्डियक मसल बन गई। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये कार्डियक मसल बननी शुरू हो गई, और जिन्होंने ये वेन्स बननी थी वेन्स बन गई, जिन्होंने आर्टरी बननी थी आर्टरी बन गई, और इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका तैयार हो जाता है। दोस्तों अभी तक हार्ट बना नहीं है इसमें पूरा का पूरा जो कि ट्रांसप्लांट हो सके। ट्रांसप्लांट अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ईयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और मिनिस्कस होता है जो हमारे नी में होता है ताकि दोनों बोन्स आपस में रगड़े ना। वो एक कार्टिलेज का सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है, तो मिनिस्कस कई लोगों के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया 3D प्रिंट करके। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो ये एडवांटेज है कि हम जो भी पेशेंट है उसके ओन सेल्स, उसके खुद के सेल्स लेकर के उस ऑर्गन को बना रहे हैं। तो जो ऑर्गन का बहुत सारे जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है, उस ऑर्गन की रिजेक्शन खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अपनी ही चीज़ से उस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं और अपने ही अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो बॉडी उन सेल्स को लेकर के यूज टू होती है, तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। और क्या होता है कि फिर जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देनी पड़ती थी नॉर्मल ट्रांसप्लांट्स में, उनको देने की जरूरत नहीं है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देने से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनको बहुत सारी और चीज़ों से भी दवाइयाँ लेकर के बचना पड़ता है ताकि इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज ना हो, भी कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ें हो जाए। और दूसरा ये है कि ये ऑर्गन्स हैं, दीज कैन बी, अगर टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाती है तो बहुत जल्दी भी अवेलेबल हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट फॉर दीज ऑर्गन्स। नाउ इट इज़ ए पावरफुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों, टिश्यू इंजीनियरिंग और ऑर्गन फैब्रिकेशन। अब ये कैंसर रिसर्च में काफ़ी यूज़ हो रही है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में यूटिलाइज हो रहा है, स्किन बनाने में यूज़ हो रही है, बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज तो मैंने आपको बताया था, कान में भी काफ़ी मात्रा में कार्टिलेज ही होता है। दोस्तों इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले तो है कि बायो प्रिंटर्स बहुत कॉस्टली हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो स्टेम सेल का यूज़ है ये बहुत एथिकल इश्यूज भी क्रिएट करता है। बहुत जगह पे इस पर एथिकल डिबेट चल रही है, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, दे कैन क्रिएट होल ऑर्गेनिज्म। अगर किसी पर्सन को पूरा का पूरा 3D प्रिंट कर दिया, क्या उसके अंदर लाइफ आ जाएगी? बहुत सारे म्यूट क्वेश्चन है, और उसमें सबसे पहले तो एथिक इन्वॉल्व होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।